नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट न्यूज के हरियाणा समाचार में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हरियाणा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। शुरुआत सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शनिवार को पानीपत के समालखां पहुंचे। जी हां, यहां एक विशाल जनसभा में मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद अरविंद शर्मा और समालखां के विधायक धर्म सिंह छोकर भी उनके साथ दिखे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने पानीपत जिले की उप तहसील बापौली को तहसील और सनौली खुर्द को ब्लॉक बनाने की घोषणा की। इससे पहले हुड्डा ने समालखां के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने समालखां में लघु सचिवालय का उद्घाटन किया। इस पर 8.47 करोड़ रुपए की लागत आई है। उन्होंने चुलकाना मार्ग पर 18.57 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उन्होंने समालखां में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया, जिस पर 4.10 करोड़ रुपए की लागत आई है। हुड्डा ने समालखां में 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामान्य अस्पताल की और 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र की भी आधारशिला रखी। उन्होंने बापौली में बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भी आधारशिला रखी। इतनी अधिक सर्दी में इतनी बड़ी संख्या में जनसभा में आने के लिए उन्होंने लोगों को और समालखां के विधायक धर्म सिंह छोकर को बधाई दी। हुड्डा ने कहा कि लोगों के समर्थन से और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आशीर्वाद से 2004 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। तब से समाज के सभी वर्गों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों आदि के कल्याण की योजनाएं बनाई गई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा के निवास पर आयोजित हुई 9 सदस्यीय चुनाव समिति बैठक में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा की गई। चुनाव समिति के सदस्य ने सर्वसम्मति से सभी संसदीय क्षेत्र के मुख्यालयों पर जाकर कार्यकर्ताओं की राय लेने का फैसला लिया है। समिति के ये सदस्य रोजाना 2 संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे। टिकटों को लेकर राय शुमारी की यह प्रक्रिया 17 से 19 फरवरी तक 6 संसदीय क्षेत्रों में पूरी की जाएगी, जबकि 4 सीटों के लिए 22 और 23 फरवरी को चुनाव समिति कार्यकर्ताओं की राय जानने पहुंचेगी। इनेलो चुनाव समिति के सदस्य और राज्यसभा सदस्य रणवीर सिंह गंगुआ ने कहा कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके फौरन बाद प्रत्याशियों के नाम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व घोषित कर देगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो पार्टी हाईकमांड ने हमारे जो 9 सदस्य है चुनाव समिति जो पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जाकर के जो 10 की 10 जो कंस्टिट्यूंसी है उसमें जो है सर्वे करके और इस तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय लेकर के उस राय से पार्टी हाईकमांड को अवगत कराने का काम करेगी। और इसी के लिए हम लगातार 17, 18, 19 और 22, 23 5 दिन जो है जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसके हेडक्वार्टर पे जाकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय लेंगे और उस राय से जो है पार्टी हाईकमांड को अवगत कराने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आम आदमी से राय लेना क्या शुरू किया कि हर पार्टी अब जनता से राय लेने की कवायद में नजर आती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी माहौल है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति उफान पर। जहां कांग्रेस के लिए मुश्किलें खुद कांग्रेसी बढ़ाते दिख रहे हैं, तो वहीं भाजपा नेता भी पीछे नहीं। इस बार हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने हुड्डा को घेरा है और यह तक कह डाला कि हुड्डा सरकार उत्पीड़न करने वाली सरकार है और कैबिनेट में बैठे मंत्री अपराधी है। हरियाणा में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेताब नजर आ रही है और इसके लिए प्रदेश बीजेपी ने 16 फरवरी को प्रत्येक पोलिंग बूथ पर जाकर 1 नोट कमल पर वोट अभियान की शुरुआत करने का ऐलान किया है। हालांकि ये अभियान 11 फरवरी से ही पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें रविवार को प्रदेश स्तर के सभी नेता शामिल हो रहे हैं और अपने हलके के पोलिंग बूथों पर जाकर कार्यकर्ता की तरह लोगों से 1 नोट और कमल पर वोट मांगेंगे। गुड़गांव में एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रामविलास शर्मा ने हुड्डा सरकार को उत्पीड़न करने वाली सरकार करार दिया। साथ ही हुड्डा के कैबिनेट में बैठे मंत्रियों को अपराधी तक बता डाला। भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा में हर पोलिंग बूथ के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम चला रही है। 1 नोट कमल को वोट। हुड्डा जी की सरकार उत्पीड़न की सरकार है। किसान को प्रॉपर्टी डीलिंग से लुटवा दिया,
लोकायुक्त ने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ भी कि ये जो हरियाणा के गरीब की गाढ़े पसीने की कमाई को विज्ञापन पर लुटवा रहे हैं, गलत सूचना दे रहे हैं, ये भी इस पर भी एफआईआर दर्ज होने वाली है। दिल्ली की जंतर मंतर पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे प्रदेश के गेस्ट टीचर्स का समर्थन करते हुए शर्मा ने बीजेपी की सरकार आने पर गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की बात कही। जो 10-10 साल से सरकारी विद्यालय में सेवा कर रहे हैं, उनको आमरण अनशन पर बैठना पड़ा है। 11 लोग आमरण अनशन पर जंतर मंतर रोड दिल्ली में बैठे हैं। मैं वहां 1.5 घंटा उनके बीच में रह के आया हूं। सामान्य सीमा हमको नियमित किया जाए, इन गेस्ट टीचर्स को हम रेगुलराइज करें। हरियाणा में बढ़ते आम आदमी पार्टी के कदम को नकारते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है और दिल्ली में केजरीवाल की पोल खुल चुकी है। हरियाणा की जनता ने कुरुक्षेत्र का निर्णय लिया है, केजरीवाल के बहकावे में नहीं आएगी। केजरीवाल ने जो कल नाटक नौटंकी किया है, केजरीवाल जी अपने ही जाल में फंस गए। वो पहले अन्ना हजारे के साथ उन्होंने दगा किया, फिर दिल्ली की जनता के साथ है, और वो कांग्रेस की करप्शन की आलोचना करते करते कांग्रेस की गोद में बैठ गए। तो ये एक एक्सपोजर हो गया। हरियाणा की राजनीति में कमल की पैठ जमाने के लिए बीजेपी एक नोट कमल पर वोट जैसे कार्यक्रम चला रही है। साथ ही व्यापारियों को एकजुट करने के लिए प्रदेश स्तरीय व्यापार रैली भी मार्च में करने जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के मिशन में हरियाणा कितना भागीदार हो पाता है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ राजेंद्र कौर, TN नाइट न्यूज। भाजपा का दामन थामने के बाद अब राव इंद्रजीत के सामने अपनी साख को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि राव इंद्रजीत ने चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही यह साफ कर दिया है कि वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे जहां से पार्टी उन पर विश्वास जताएगी। लेकिन गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की डगर उनके लिए उतनी ही कठिन है जितनी किसी हारे हुए सिपाही को दोबारा हौसला जुटाकर लड़ने की क्षमता हासिल करना। आखिर क्यों राव की राह में इतने रोड़े हैं जो उन्हें अपने लोकसभा क्षेत्र से बुलंद आवाज में ताल ठोकने की बजाय पार्टी हाईकमान पर निर्भर रहना पड़ रहा है? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। गुड़गांव के राव साहब यानी राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस से अपना 36 साल पुराना नाता तोड़कर भाजपा को अपना सर्वे सर्वा मान चुके हैं। अब वो देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की चौखट भाजपा की पगडंडी के जरिए नापना चाहते हैं। लेकिन राव की राह कितनी आसान है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर राव के रास्ते के बैरिकेड्स पर नजर दौड़ाई जाए तो अकेले गुड़गांव में बादशाहपुर, सोहना, पटौदी, रेवाड़ी, बाबल, नूह, फिरोजपुर, झिरका, पुनहाना और खुद गुड़गांव ये 9 विधानसभा हल्के हैं, जिनमें से 4 पर इनेलो का ही कब्जा है। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव लोकसभा में मुस्लिम वोट अन्य जातियों की अपेक्षा ज्यादा है, जबकि भाजपा का मुस्लिम वोट बैंक यहाँ ना के बराबर है। ऐसे में इनेलो मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में उतारकर राव को और भी मुसीबत में डाल सकती है। मेवात 6.5 लाख वोट मेवात प्लस ये हो गए और 2 लाख वोट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो हमेशा उनकी मुट्ठी में रहती है। उसके बाद जो इनका जो चौधरी देवीलाल जी ने अजगर बनाया था, गुज्जर, राजपूत, जाट, अहीर वगैरह मिला के, ये सारा मिला के हमारी 8.5 लाख वोट बैठती है। 16 लाख टोटल वोट है। 16 लाख वोट में से 8.5 लाख वोट इंडियन नेशनल लोकदल की हैं। तो आप देख लीजिए किसका पलड़ा भारी है। गुड़गांव लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ 17.5 लाख के करीब मतदाता हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय से 4.5 लाख वोटर हैं। अगर पिछले चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो बसपा के जाकिर हुसैन दूसरे नंबर पर थे, जबकि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस कैंडिडेट होने के बावजूद भी 1 लाख से कम वोट हासिल कर सीट निकाल पाए थे। अब की बार जब राव साहब भाजपाई हैं तो वो सभी समुदाय विशेष में सामंजस्य कर सीट निकाल पाएं, ये कह पाना थोड़ा टेढ़ी खीर हो सकता है।
क्योंकि आम आदमी पार्टी की लहर भी अब किसी से छिपी नहीं है। और इतना ही नहीं, आप तो पहले ही गुड़गांव से 2 लाख से भी ज्यादा सदस्य बनाकर किसी यादव कुल से अपना उम्मीदवार उतारने का मन बना चुकी है। राव इंद्रजीत कैंडिडेट है। आज तक वो दक्षिण हरियाणा को कांग्रेस में रह के लुटवाते रहे, और आज वो कहते हैं जब इलेक्शन की बारी आई, तब उनको पब्लिक को झांसा देने की बारी आई तो कहते हैं मैं कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आ रहा हूं। वो 5 साल पहले जब लुट रहा था तब आके क्यों नहीं खड़े हुए कि मेरा प्रदेश लुट रहा है, मैं इसको बचाऊंगा। आज वो ड्रामा कर रहे हैं कि मैं इसको बचाने के लिए बीजेपी में आ रहा हूं। दक्षिण हरियाणा के विकास में भेदभाव के आरोप लगाकर भले ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी सियासी जमीन उपजा ली हो, लेकिन कांग्रेस ने अब राव के वार पर पलटवार करते हुए गुड़गांव को विकास का मॉडल ही बता दिया है। और अब तो यहाँ कई परियोजनाओं को भी लागू कर किसी न किसी सूरत में इस सीट को बचाने के लिए अपनी साख का सवाल मानकर चल रही है। इतना ही नहीं, यहाँ संगठन में भी बदलाव किया जा रहा है। जानकर तो यहाँ तक कहते हैं कि कांग्रेस भले ही इस सीट को जीत पाए या नहीं, लेकिन वो यहाँ से राव इंद्रजीत को पटकनी देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं इन सबसे परे राव इंद्रजीत के करीबियों का भी अपना ही अलग तर्क है। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ विचित्र शर्मा, डे एंड नाइट न्यूज। कुल मिलाकर कहें कि आसान नहीं राव इंद्रजीत की राह तो कुछ गलत नहीं होगा। वहीं दिल्ली में लोकपाल के मामले पर अपनी सरकार की बलि चढ़ा देने वाली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो कुछ भी किया वो शायद आम आदमी पार्टी को समर्थन देने वाली कांग्रेस सरकार के नेताओं को महज हरकतें नजर आ रहा है। शनिवार को पंचकुला पहुंची कांग्रेस की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा ने कुछ ऐसे ही विचार व्यक्त किए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने लोकपाल बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा को कटघरे में खड़ा करके सत्ता का ताज छोड़ दिया। अब दोनों पार्टियां जहां एक तरफ जनता के सामने अपनी अपनी सफाई देती फिर रही है, तो वहीं केजरीवाल सरकार के कामकाज पर भी खूब अंगुलियां उठाई जा रही है। कांग्रेस को तो शायद केजरीवाल सरकार का कामकाज केवल हरकतों से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। शनिवार को पंचकुला पहुंची कांग्रेस की नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य कुमारी सैलजा ने केजरीवाल के कामकाज को हरकतें करार दिया है। हमारे पास तो केवल 8 MLA थे, हमको क्या ब्लेम करेंगे। हमने तो कहा था कि हम समर्थन देंगे जो आपने एजेंडा सेट आउट किया है लोगों के सामने। दिल्ली के लिए आप कार्य करना चाहते हैं तो आप करें, हम उसमें आपका समर्थन देंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने ना अपना एजेंडा ठीक से फॉलो किया है और ना लोगों को जो प्रॉमिस किया ना उस पर आगे बढ़े, बल्कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गरिमा होती है उसको उन्होंने ताक पर रखा। LG जैसे व्यक्ति को उनके ऑफिस की गरिमा नहीं रखी और गैर कानूनी काम करने पर उतारू थे, तो उन्हीं की करनी उनके सामने आई है। सैलजा पंचकुला में अपने समर्थकों से मिलने पहुंची थी। यहां उन्होंने अपने विरोधियों को भी खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उनसे तकलीफ होती है ये उनकी समस्या है। सैलजा के अनुसार कुछ लोग यदि आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ होना लाजमी है। अंबाला लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के लिए भी उन्होंने पार्टी आलाकमान के पास अपनी राय रखने की बात कही। हमारी जो स्थिति है वो स्पष्ट है और हमने पहले दिन ही कहा था कि जो हमारा समर्थन है वो समर्थन यही है कि जो उन्होंने प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा करें। जैसा आपने कहा कुछ ना कुछ आता रहेगा, मैं भी यही हूँ और यही आते रहेंगे और आप पूछते रहना, मैं जवाब देती रहूँगी। मैंने तो कभी कोई कंट्रोवर्शियल बात कभी भी नहीं कही है। अगर लोगों को कुछ तकलीफ है तो जैसा मैंने कहा दैट इज देयर प्रॉब्लम। सैलजा ने पंचकुला में अपने समर्थकों को संबोधित किया और कहा कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ता पार्टी के हाथ मजबूत करें। पंचकुला से कैमरामैन मुकेश पांडे और कुलबीर दीवान के साथ राज ठाकुर, डे नाइट न्यूज। जी हां, पंचकुला में बोलती नजर आई कुमारी सैलजा और साफ तौर पर जहां आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा तो उसके साथ साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात भी कही। और कहीं ना कहीं ये बात उन लोगों के लिए भी जो कांग्रेस में आपसी कलह में इतने ज्यादा दिख रहे हैं कि उन्हें पार्टी को मजबूत करने का शायद वक्त नहीं मिल रहा। नेता तो नेता, लेकिन अब लोग भी लाल बत्तियां लगाकर घूम रहे हैं। जी हां, लाल बत्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। बावजूद इसके अभी भी लाल बत्ती का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल जारी है। ताजा मामला प्रदेश के यमुनानगर का है, जहां राज्यसभा सांसद कुमारी सैलजा के स्वागत में आए लोग इनोवा गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर घूमते दिख रहे थे। अब जब मीडिया कर्मियों ने अपना फर्ज निभाते हुए इन लोगों से गाड़ियों पर लाल बत्ती लगाने की वजह जाननी चाहिए तो पहले तो जनाब कैमरे से बचते नजर आए
फिर आनन फानन में लाल बत्तियां ही उतार दी। हाँ, इस दौरान ये महानुभाव दबी जुबान में इतना कहते जरूर सुने गए कि मैडम के आदमी हैं हम। चलिए रुख अंबाला की ओर करते हैं। अंबाला पुलिस को डॉक्टर की लापरवाही के कारण काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। पूरे मामले में अंबाला की 50 वर्षीय कैलाश रानी पिपली बाजार की रहने वाली थी। वो एक शादी समारोह से वापस लौट रही थी, लेकिन अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार कार ने कैलाश को हिट कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम के उसे जाने दिया, लेकिन आज जब महिला के परिजन अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तो पुलिस ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस पर पुलिस को इन लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि वो लाश का पोस्टमार्टम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि ये डॉक्टरों की गलती है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस बचती रही और कुछ भी कहने को तैयार नहीं हुई। हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने अपनी मांग फिर से उठाई है। हरियाणा के सिखों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक तंवर के घर के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ने कहा कि हरियाणा के सिखों के साथ चुनावी दौर में वादा खिलाफी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग को पूरा किया जाए, वरना वो आने वाले 18 फरवरी को एक मीटिंग कर सख्त कदम उठाएंगे। हमने तो उनके निवास स्थान के धरना दिया हुआ है। आप इसको विरोध कहो या कुछ कहें, परंतु हमने तो कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं और हरियाणा के प्रधान के निवास स्थान के सामने अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के सिखों के साथ जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर सकी और आप नए प्रधान बने हैं, हमारा ये वादा पूरा करो। खबर सोनीपत से। सोनीपत में शुगर मिल रेलवे फाटक के पास बीती रात एक युवक युवती ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। दोनों की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच है, लेकिन दोनों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस के मुताबिक दोनों के सुसाइड करने से यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। रेलवे पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है। मेरा जोड़ीदार मेरे से बता ही गया, एक लड़की ने सुसाइड किया है देर रात को। मेरे को सवेरे मेरे जोड़ीदार ने बताया है। 8:15 बजे स्टेशन मास्टर से हुक्का मिला था कि 2 डेड बॉडी हैं फाटक नंबर 29 के पास, किलोमीटर 45 का 28-30 के पास पड़ी हैं। जिसकी सूचना पाकर हम तुरंत मौके पर पहुंचे। उसमें बारिश भी हो रही थी, तो वहाँ पर हम पहुंचे तो वहाँ से एक डेड बॉडी पहले तो लड़की की पड़ी थी। मामला प्रथम दृष्टया में तो ये सुसाइड का लगता है। पुलिस तो हर पहलू को मध्य रख के उस पर तफ्तीश करेगी, अभी आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगा। खबर फतेहाबाद से। फतेहाबाद के युवक गगनदीप की हत्या से परेशान उसके पिता ने फांसी लगा ली है। गगनदीप के हत्यारों का कोई पता न लगने से मृतक का पिता निरंजन दास परेशान था। उसने पुलिस द्वारा कोई ठोस कदम ना उठाए जाने पर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों का कहना है कि जब तक गगनदीप के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता, तब तक वो निरंजन के शव को अस्पताल से नहीं उठाएंगे और ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। आपको बता दें कि बीती 9 फरवरी को युवक गगनदीप की हत्या कर दी गई थी, जिससे पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न करने पर गगनदीप के पिता ने ये कदम उठाया। मामला इन्होंने सदमे में मतलब आत्महत्या की है जी। आत्महत्या क्या मतलब है, कोई न्याय ना मिलने की वजह से आज 1 हफ्ता हो गया बेटे को का कत्ल हुए और ना आज तक इन्होंने कोई मुजरिम पकड़ा है, ना इन्होंने कोई हमें तसल्ली दी है कि हम मुजरिम पकड़ रहे हैं, कर रहे हैं, ना इनसे कुछ हो रहा है। मौका मुआयना किया गया है तो ये साफ नज़र आता है कि ये मर्डर है। मर्डर है तो इसकी कार्रवाई आज 7 दिन हो गए, क्यों नहीं मिली? उसके सदमे में इन्होंने कल जाम रखा। जाम रखने के बाद कुछ लोगों पे लाठीचार्ज हुआ। कल वो बहुत सदमे में था, ये कह रहे भाई हमारा शहर सारा साथ दे रहा है और बच्चे जो है ना हमारे पुलिस फिर पीट रही है। तो उसके अंदर वो रात को घबराया हुआ था, इसने रात को जो है ना सुसाइड कर ही ली है।
और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तो ये डेड बॉडी को तो नहीं उठाएंगे, ऐसा परिवार का कहना है। मांग मुख्य दोषियों को जो है ना पकड़े जाएं। हाँ, धरना तो कल दिया था, आज भी धरना है और मांग यही है कि जब तक कातिल नहीं पकड़े जाएंगे डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे। हरियाणा समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद आपको दिखाएंगे हिमाचल की खबरें। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।